भारत के नॉर्थ ईस्ट यानी पूर्वोत्तर में एक छोटा सा राज्य है नागालैंड। ये जगह देखने में जितनी खूबसूरत है उतनी ही डरावनी है यहाँ की परंपराएं। ऐसी परंपराएं और रीति रिवाज जिन्हें सुनकर किसी के भी होश उड़ जाएंगे। दुश्मन का सिर काट देने से लेकर मिथुन यानी जंगली भैंसे की बलि देने तक के रिवाज यहाँ चलते हैं। नागालैंड के आदिवासी कबीले कभी इतने वायलेंट थे कि उन पर चाहे जिसने भी कब्जा किया हो, लेकिन वो कभी भी पूरी तरह से नागाओं को कंट्रोल नहीं कर पाए। बड़ी मुश्किल से अंग्रेज भी नागालैंड के सिर काटने की परंपरा को खत्म कर पाए थे। इस प्रक्रिया में उन्हें कई लोगों की जान का नुकसान भी झेलना पड़ा। आज मैं आपको नागालैंड की इस अजीबोगरीब परंपरा के बारे में तो बताऊंगा ही, साथ ही ये भी बताऊंगा कि इस परंपरा को खत्म कैसे किया गया और फिर आखिर इस राज्य को भारत में शामिल कैसे किया गया। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। नागालैंड में नागा का मतलब होता है माउंटेनियर, यानी कि वो लोग जो पहाड़ों पर रहते हैं और पहाड़ों को ही अपना घर मानते हैं। आज यहाँ 50 के आसपास कबीले हैं और सबकी अपनी परंपराएं हैं, अपनी अपनी आस्थाएं हैं। इन्हीं परंपराओं और आस्थाओं में नरबली की परंपरा भी कभी मौजूद थी, जो नागा संस्कृति की इंपॉर्टेंट पहचान हुआ करती थी। नागालैंड की जनजातियों, खासतौर पर नागा योद्धाओं के बीच में लंबे टाइम तक सिर को अलग करने की परंपरा थी। नागा जनजातियां जैसे कि कोन्याक, आओ, सेमा, अंगामी और चांग वगैरह लंबे टाइम तक अपनी ब्रूटल लड़ाइयां लड़ने के लिए जाने जाते थे। इन्हीं ट्राइब्स में मान्यता थी कि अगर युद्ध के दौरान दुश्मन का सिर अलग करके गांव में लाया जाए तो इससे उस योद्धा की प्रतिष्ठा बढ़ती है। ये परंपरा कहीं ना कहीं उस गांव की तरक्की और ताकत का जरिया थी। अब जंग में सिर तो कटते ही थे पहले भी, लेकिन ये परंपरा कि दुश्मन का सिर ही उतार लिया जाए, ये नागाओं में धार्मिक और सामाजिक महत्व भी रखता था। नागा लोगों की आस्था ये थी कि किसी दुश्मन का सिर काटने से उसकी जीवन शक्ति बढ़ती है, जिससे गांव में समृद्धि आती है। यही नहीं, एक सैनिक तभी हीरो माना जाता था जब जंग में उसकी वापसी पर उसके दुश्मन का सिर उसके हाथ में होता था। ऐसे ही दुश्मन का सिर जंग में उतारने के अलावा नागाओं में नरबली भी दी जाती थी। खास तौर पर जब भी कोई नया योद्धा, जिसे मोरुगन कहते थे, वो अपना नया घर बनाता था, तब ये काम इसलिए किया जाता था ताकि अपने पूर्वजों की आत्मा को खुश किया जा सके और जिससे कि खूब सारी फसल उगे। इस तरह से नागालैंड के आदिवासी समूह अपने आप में बहुत ब्रूटल थे। उनकी ब्रूटैलिटी इस हद तक थी कि इतिहास में कभी भी कोई भी उनके ऊपर अपना राज नहीं चला पाया। फिर चाहे वो असम पर राज करने वाले अहोम किंगडम हो, जो ये मानते थे कि उन्होंने नागालैंड के एरिया पर रूल किया था, या फिर ब्रिटिश, जिन्होंने इस राज्य की लगभग 90% आबादी को ईसाई बनाया। लेकिन ईसाई बनाने के बाद भी नागालैंड के लोगों ने अपनी परंपराओं को नहीं छोड़ा। अंग्रेजों ने बड़ी मुश्किल से नागालैंड के एरिया पर कब्जा किया था और बहुत पापड़ बेलने पड़े थे नरबली जैसी परंपराओं को खत्म करने के लिए। 19वीं सदी में जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने पांव पसारने शुरू किए, तब तक नागालैंड पर अहोम राजवंश की सत्ता थी। लेकिन कागज पर भले ही अहोम राजवंश के पास नागालैंड हुआ करता था, असलियत में नागा आजाद थे। 13वीं से लेकर 19वीं सदी तक अहोम राजवंश ने नागाओं की परंपराओं में कोई इंटरफेयर नहीं किया, चाहे वो नरबली जैसी ही परंपरा क्यों ना हो। लेकिन फिर जब अंग्रेजों ने नागालैंड पर कब्जा जमाने की कोशिश की, तो इस तरह की प्रथाओं को देखकर उनके हाथ पैर फूल गए। अब अंग्रेजों को हर हाल में नागालैंड पर कब्जा करना था, ताकि पास के म्यांमार यानी बर्मा पर उनका कंट्रोल स्ट्रांग हो सके और असम के रीजन से लेकर म्यांमार तक के चाय बागानों पर भी अपना कब्जा कर सकें। लेकिन उनके सामने चैलेंज था नागालैंड की बेहद ब्रूटल ट्राइबल ग्रुप्स का। ईस्ट इंडिया कंपनी को इन लोगों को हराने में बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा। पहले उन्होंने 1824 से 26 के बीच में म्यांमार को हराया। म्यांमार के पास नागालैंड का बड़ा हिस्सा था, जिसे अंग्रेजों ने एक संधि के माध्यम से हासिल किया। लेकिन अभी भी अंग्रेजों के सामने नागालैंड में घुसना एक टेढ़ी खीर थी। साल 1832 में कैप्टन जॉन किंग्स नागा पहाड़ियों में घुसने वाले पहले अंग्रेज बने। हालांकि वो 100 सैनिकों को लेकर असम और मणिपुर के बीच का रास्ता बनाना चाहते थे, ताकि उनके चाय के बागान सेफ हो जाए। लेकिन नागाओं ने उन्हें ऐसा करने नहीं दिया और अंग्रेजों को अपने ही जीते हुए इलाके में एक सड़क बनाने के लिए मशक्कत करनी पड़ी। अंग्रेजों ने नागालैंड को जीत तो लिया था, लेकिन इस इलाके के चाय बागानों से पैसा कमाने का उनका मंसूबा नागा ट्राइब्स की वजह से पूरा नहीं हो पा रहा था। अंग्रेज जो भी चौकी बनाते थे, उन्हें नागा जनजाति के लोग गुरिल्ला युद्ध का इस्तेमाल करके खत्म कर देते थे।
नागा कितने ताकतवर थे इसका अंदाजा आप ऐसे लगा सकते हैं कि अंग्रेजों ने 1839 से लेकर 1850 तक लगभग 10 मिलिट्री कैंपेन चलाए, लेकिन नागा हमेशा ही अंग्रेजों को भगा देते थे। इस दौरान कई अंग्रेजों की बुरी तरह से हत्या की गई, जिसके बाद अंग्रेजों ने भी अहोम किंगडम के राजाओं की तरह डायरेक्ट अटैक की पॉलिसी को रोक दिया। अंग्रेजों ने यहाँ पर होने वाली ब्रूटल प्रथाओं को खत्म करने पर जोर दिया, ताकि उनके सैनिक नागाओं की क्रूरता का शिकार न बने और उनके चाय बागानों को सेफ किया जा सके। अंग्रेजों ने 1878 से एक बार फिर से नागालैंड पर अपना कंट्रोल स्टैब्लिश करने की कोशिश की। 1892 तक तुएन सांग को छोड़कर पूरा नागालैंड अंग्रेजों के कब्जे में भी आ गया। इसके चलते ही अंग्रेजों ने वहां अपना मॉनेटरी सिस्टम और अपना एडमिनिस्ट्रेशन लाना शुरू किया। उन्होंने समाज सुधार से लेकर क्रिश्चियन मिशनरीज को नागालैंड में भेजा, जिससे नागालैंड को बड़े पैमाने पर प्रभावित किया। अंग्रेजों ने सिर काटने की इस प्रथा को बर्बर और अमानवीय घोषित किया और इसे रोकने के लिए सजा का ऐलान भी किया। 1870 के दशक में अंग्रेजों ने इंडियन पीनल कोड यानी आईपीसी के तहत सिर काटने और नरबली को एक क्रिमिनल ऑफेंस घोषित किया। इस कानून के चलते नागालैंड में बड़े पैमाने पर नरबली पर कंट्रोल स्टैब्लिश हुआ। इस कंट्रोल के पीछे एक बहुत बड़ा हाथ ईसाई धर्म के प्रचार का भी रहा, जिसने नागा लोगों के बीच पीस को फैलाने का काम किया। वजह है यही कि बड़े पैमाने पर यहाँ ईसाई धर्म फैला और आज की डेट में 87% से भी ज़्यादा नागा आबादी ईसाई धर्म को मानती है। यहाँ ईसाई धर्म के फैलने की कहानी भी बहुत ज़्यादा दिलचस्प है, जिसे मैंने इस वीडियो में कवर किया है और आप इस वीडियो पर क्लिक करके ईसाई धर्म की कहानी यहाँ की जान सकते हैं। लेकिन दोस्तों, इतना कुछ होने के बाद भी नागालैंड के कबीलों की परंपराएं इस हद तक फैली हुई थी कि भारत में शामिल करने के लिए भी इंडियन गवर्नमेंट को काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी। अगर इतिहास में झांक कर देखें तो पता चलता है कि साल 1918 में नागा हिल्स को एक करने के लिए नागाओं ने अपना एक नागा क्लब बनाया। इसी क्लब ने साल 1929 में अपनी कुछ मांगे ब्रिटिश सरकार के सामने रखी। ये वही टाइम था जब भारत में साइमन कमीशन आने वाला था। इन मांगों में नागाओं का कहना था कि अंग्रेजों ने नागालैंड पर कोई जीत हासिल नहीं की है। नागा हमेशा से आज़ाद रहे हैं और ऐसे ही आज़ाद रहना चाहते हैं। इन्हीं मांगों के आधार पर ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स ने फैसला किया कि नागा पहाड़ियों को नए कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे से बाहर रखना होगा। यही वजह है कि साल 1935 से नागाओं ने अपने क्षेत्र में स्वशासन यानी कि अंग्रेजों की दखल के बिना ही शासन करना शुरू कर दिया था। 1935 के दौरान ही दोस्तों दूसरा विश्व युद्ध भी शुरू हो गया था। इस युद्ध में जापान ने 1944 में नागालैंड की राजधानी कोहिमा पर अटैक कर दिया था। जब कोहिमा पर अटैक हुआ तो नागाओं ने अंग्रेजों का साथ दिया, जापान की सेना को हराने में उनकी मदद की। इसी वर्ल्ड वॉर के बाद अंग्रेजों की हालत भी खराब हुई, जिसके चलते उन्हें भारत और दुनिया के कई देश जिन पर उन्होंने कब्जा किया था उन्हें छोड़कर जाना पड़ा और इस तरह से भारत आज़ाद हो गया। लेकिन भारत की आज़ादी के वक्त नागालैंड की हालत अजीब थी। इसके भारत में शामिल होने के लिए कई मुश्किलें थी। नागालैंड के एक बड़े नेता थे अंगामी फिजो। उन्होंने दूसरे विश्व युद्ध में अंग्रेजों के साथ मिलकर लड़ाई लड़ी थी। साल 1946 में इन्होंने नागा नेशनल काउंसिल यानी एनएनसी का गठन किया था। इस काउंसिल के लोगों का मानना था कि वो आज़ाद ही रहना चाहते हैं, क्योंकि नागा अपनी मूल संस्कृति और अपनी परंपराओं को छोड़ना नहीं चाहते थे। इसी तरह से नागा हिल्स के कुछ दूसरे ग्रुप नागालैंड को एक ऑटोनोमस स्टेट बनाना चाहते थे। जब देश आज़ाद हुआ तो नेहरू सरकार ने कोशिश की कि नागालैंड भारत का हिस्सा बन जाए। इसके लिए असमिया, गारो, खासी और लुशाई जैसी अलग अलग ट्राइब्स के नेताओं से मीटिंग भी की गई, लेकिन कुछ भी हासिल नहीं हुआ। आज़ादी से जस्ट एक दिन पहले यानी 14 अगस्त 1947 को फिजो की लीडरशिप में नागा नेताओं ने बृहद नागालैंड यानी नागालिम की घोषणा कर दी। अब ये नागालिम क्या है दोस्तों? ग्रेटर नागालिम में नागालैंड के साथ साथ उनके आसपास के सभी नागा ट्राइब वाले एरिया शामिल है। इस मांग को मानने का मतलब है कि असम, अरुणाचल और मणिपुर के कई जिलों के साथ साथ म्यांमार का भी एक बड़ा हिस्सा नागालैंड के अंडर आएगा। ग्रेटर नागालिम के नक्शे में लगभग 1,20,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया आता है, जबकि अगर आज के नागालैंड को हम देखें तो ये एरिया सिर्फ 16,527 स्क्वायर किलोमीटर का है। इसी नागालिम के लिए नागा नेशनल काउंसिल ने हिंसा का रास्ता भी अपनाया और डिक्लेरेशन के बाद नागा एरिया में जहां जहां पर इंडियन गवर्नमेंट के ऑफिसेस थे वहां पर इन्होंने हमले करने शुरू कर दिए। इस हिंसा में बड़े पैमाने पर भारत सरकार के लोग मारे गए। फिर साल 1952 में फिजो ने नागा फेडरल गवर्नमेंट और नागा फेडरल आर्मी बनाई। 1953 में नागाओं ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का सहारा लिया,
लेकिन भारत सरकार झुकी नहीं। इसके चलते 1955 से नागालैंड में एक सशस्त्र विद्रोह शुरू हुआ। इस विद्रोह का टारगेट था नागालैंड को भारत से अलग करना। इस विद्रोह के नेता फिजो ही थे। इस विद्रोह को कुचलने के लिए भारत सरकार ने 4000 की सेना नागालैंड में भेजी, लेकिन फिर भी नागालैंड में हालात काफ़ी ख़राब थे। साल 1956 में नागा नेशनल काउंसिल ने अपनी सरकार की घोषणा कर दी, जो कि भारत से अलग रहना चाहती थी। अब जाहिर है दोस्तों कि म्यांमार और भारत के बीच नागालैंड का अस्तित्व भारत के नॉर्थ ईस्टर्न राज्यों के लिए खतरा था। एक नागालैंड के अलग होने की वजह से नॉर्थ ईस्ट में कई नागालैंड खड़े हो सकते थे, जो अपने आप को भारत का हिस्सा मानने से मना कर सकते थे। ऐसी सिचुएशन से बचने के लिए नेहरू सरकार ने 1957 में नागा ट्राइबल ग्रुप्स के नेताओं के साथ एक डिप्लोमेटिक चैनल शुरू किया। इस दौरान असम के नागा हिल्स और तुएनसांग बॉर्डर को एक अलग पॉलिटिकल यूनिट बनाया गया, जिसका नाम रखा गया नागा हिल्स तुएनसांग क्षेत्र। कहा गया कि इस एरिया को एक अलग राज्य फ्यूचर में बनाया जाएगा। फिर नागालैंड में हिंसा रोकने के लिए सरकार ने 11 सितंबर 1958 के दिन 3 नागा बहुल जिले सेनापति, तामिल और उखरूल में अप्सपा यानी आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट लागू कर दिया। लेकिन सरकार के इस फैसले से जनता के बीच और भी ज्यादा आक्रोश फैल गया और जल्दी ही पूरा राज्य हिंसा की आग में फिर से जल उठा। इस हिंसा में भारत सरकार का सिर दर्द थी नागा फेडरल आर्मी। ये एक तरह से नागालैंड की अंडरग्राउंड हथियार बंद आर्मी थी। इंडियन आर्मी और नागाओं की सेना के बीच बड़े पैमाने पर लड़ाई भी चली, लेकिन जब युद्ध से कोई भी असर नहीं पड़ा तब फाइनली बातचीत का सहारा लिया गया। प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने नागा नेताओं के बीच शांति समझौते की बात रखी। इसके बाद नागा पीपुल्स कन्वेंशन ने एक अलग राज्य की मांग की। फिर 1961 में नागा पीपल कन्वेंशन और भारत सरकार के बीच 16 पॉइंट एग्रीमेंट साइन किया गया, जिसमें नागालैंड को एक पूर्ण भारतीय राज्य का दर्जा देने की बात कही गई। फिर 1962 में स्टेट ऑफ नागालैंड एक्ट पास हुआ और 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड बन गया भारत का एक पूर्ण राज्य। इसी समझौते के तहत संघर्ष भी रुक गया, लेकिन कागजों पर होने वाले समझौते बहुत कम ही शांति लाते हैं। सितंबर 1972 में नागालैंड के सीएम पर अटैक हो गया। माना गया कि यह हमला नागा काउंसिल ने कराया है, जिसके बाद सरकार ने एनएनसी पर बैन लगा दिया। इस बैन से एक बार फिर नागालैंड में हिंसा का दौर आया। हिंसा रोकने के लिए नवंबर 1975 में भारत सरकार और नागालैंड संघीय सरकार द्वारा शिलोंग समझौते पर साइन किए गए। इस समझौते में नागा नेशनल काउंसिल यानी एनएनसी के विद्रोही ग्रुप्स के हथियार डालने की बात कही गई। अब बहुत सारे लोगों ने इसमें हथियार डाले, लेकिन एनएनसी के कुछ ऐसे नेता भी थे जिन्होंने इस संधि को रिजेक्ट कर दिया। इन नेताओं में सुमी यानी सेमा जनजाति के इसाक चिशी सू, तांगखुल जनजाति के थुइंग लेंग मुइवा और एसएस खापलांग शामिल थे। ये नेता एनएनसी से अलग हो गए और एक नए अलगाववादी संगठन के रूप में नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड का इन्होंने गठन किया। एक बार फिर से ग्रेटर नागालैंड की मांग उठाई गई और फिर से नागालैंड में अशांति आई। हालांकि 1988 आते आते एनएससीएन के नेताओं में फूट पड़ी और 30 अप्रैल 1988 को एनएससीएन भी 2 हिस्सों में बंट गया। एसएस खापलांग की लीडरशिप वाला ग्रुप एनएससीएन के यानी खापलांग कहलाया और एनएससीएन आईएम वाला ग्रुप चीज सबू और थवली महुआ के पास चला गया। ये दोनों ही गुट ग्रेटर नागालैंड की मांग करते आए हैं। 1997 में नेशनलिस्ट सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड एनएससीएन आईएम ने सरकार के साथ एक युद्ध विराम समझौते पर हस्ताक्षर किए। इसके हिसाब से सरकार एनएससीएन के खिलाफ उग्रवाद विरोधी अभियानों के लिए दबाव नहीं डालेगी, जबकि जो विद्रोही हैं वो सशस्त्र बलों को निशाना नहीं बनाएंगे। इस समझौते की बदौलत भारत सरकार और नागालैंड के रेडिकल ग्रुप्स के बीच में 25 सालों से युद्ध विराम जारी है, लेकिन अभी भी देश के इस हिस्से में कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं ढूंढा जा सका है। समय समय पर दोनों तरफ से समझौते होते रहे हैं, लेकिन एनएससीएन गुट के अलग झंडे और अलग संविधान की मांग के चलते आज भी डेडलॉक की स्थिति बनी हुई है, यानी कि आज भी नागालैंड में एक परमानेंट पीस स्टैब्लिश नहीं हो पाया है। तो दोस्तों, ये थी कहानी नागालैंड के भारत में शामिल होने की और उस ब्रूटल परंपरा की जो नागालैंड में सदियों से चली आई थी, जिसे खत्म करने में अंग्रेजों को काफ़ी पापड़ बेलने पड़े थे। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा और ऐसी इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए, इतिहास से जुड़े रहने के लिए हिस्ट्री कनेक्ट को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।